आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बोले थे कि आरओ का एग्जाम फरवरी माह में प्रस्तावित है, उसके बाद यूपी पीसीएस के भी एग्जाम लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जो आरओ यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए और अन्य एग्जामों के लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। ये जो प्रैक्टिस सेट होगा इसमें 140 क्वेश्चन होंगे और जो अगला वीडियो आएगा उसमें एक प्रैक्टिस सेट 60 क्वेश्चंस हिंदी के होंगे। तो दोस्तों, जिस भी एग्जाम में जीएस पूछी जाती है या जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, चाहे आरओ हो, यूपी पीसीएस हो, तो उन सब चीजों में चाहे सीटेट हो, टेट हो, यूपी टेट हो या किसी भी एग्जाम में जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, वीडियो हो, लेखपाल हो, उन सब के लिए काफी हेल्पफुल होता है। क्योंकि दोस्तों, हम यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं तो हमको पता है कि किस तरीके का सिलेबस होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या एग्जामिनर की डिमांड होती है। दोस्तों, यही कारण है कि इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज एग्जाम तक चलती रहेगी। तो दोस्तों, हमसे नियमित जुड़ने के लिए जीएस वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसमें अपना और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। आप लोग भी प्रैक्टिस के माध्यम से एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएं। तो दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होते हैं। हम अभी पॉलिटी की वीडियो जो चला रहे हैं उसमें भी हम बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चन पर भी जोर देते हैं और उसमें एक अलग से सेक्शन चलता ही रहता है इन सब चीजों का। तो दोस्तों, अब हम अपना जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। हम इसमें आंसर बताते चलेंगे और जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत आएगी वहां भी आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जहां भी आपको कुछ नया लगे अपने नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तैयारी का यही तरीका होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। 140 क्वेश्चन का ये सेट है, हम लोग इसको फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहां से प्राप्त हुआ है? ना ही नीलगिरी पहाड़ी से, शिवालिक पहाड़ी से नहीं प्राप्त हुआ है। शिवालिक पहाड़ी हिमालय के पास आ जाती है, नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भारत में आ जाती है, ना ही हिमालय की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। तो हम लोग ये पढ़े हैं नर्मदा घाटी से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 1 को सुमेलित करना है, सूची 2 को सुमेलित करना है। जैसे ऋग्वेद किसके लिए फेमस है? तो ऋग्वेद में दोस्तों स्रोत और प्रार्थनाओं के लिए फेमस है। तो ऋग्वेद किसके लिए फेमस है? स्रोत और उसमें प्रार्थनाओं का वर्णन है। और यजुर्वेद में कर्मकांड के लिए फेमस है। ठीक है, यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड के लिए फेमस है। सामवेद चूंकि संगीत का है, सामवेद किसका सूचक है? संगीत का सूचक है। और अथर्ववेद किसका है? अथर्ववेद में हम लोग सुनेंगे तंत्र मंत्र वशीकरण का है। और तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद चौथा हो जाएगा, 4 हो गया। यजुर्वेद का स्रोत एवं कर्मकांड हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम मिलाते चलें। और दोस्तों, यहां पर एक चीज और जानने की जरूरत है। जैसे वेद हमारे पास 4 हैं, लेकिन 5वां वेद भी किसी चीज को कहते हैं। तो 5वां वेद कहते हैं जो भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था उसको जो है पंचम वेद कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश के अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? लुम्बिनी जो था शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, ये किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो मौर्य ही होगा, क्योंकि अशोक ने अशोक मौर्य वंश से संबंधित था और अशोक ने बहुत सारे कार्य किए हैं। और इसमें हमको ये देखना, अशोक ने अपने शासनकाल में के 20वें वर्ष लुम्बिनी का दौरा किया था और वहां पर कर्ज की माफी भी की थी, कर्ज में कमी भी की थी, करों में जो किसान कर देते थे उसमें कमी भी की थी। तो हमको ये चीज ध्यान देना है। तो इसका आंसर मौर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है राजा और राज्य से। तो प्रद्योत कहाँ का राजा था? प्रद्योत अवंती का राजा था। तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा। यहीं से आंसर आपको मिल गया। प्रद्योत क्या हो जाएगा? प्रद्योत अवंती का था। उदयन कहाँ का था? उदयन वत्स का था। ठीक है, उदयन कहाँ का था? उदयन वत्स का था। प्रसेनजित कौशल का था और अजातशत्रु मगध का था। अजातशत्रु से पता ही होगा, अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, है कि नहीं? अजातशत्रु उसका पुत्र था, उसका पुत्र उदयन था, है कि नहीं? तो ये सब लोग अपने पिता की हत्या करके जो है अपनी गद्दी को प्राप्त किए। तो इसीलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है सुमेलित करना है। कौन से दर्शन को और मोक्ष प्राप्त करने के क्या क्या तरीके थे दर्शन के?
ठीक है दोस्तों। तो न्याय दर्शन क्या करता था, न्याय दर्शन तार्किक चिंतन पर बल देता था, यहां से ध्यान देना है। और न्याय दर्शन तार्किक चिंतन पर बल देता था। मीमांसा दर्शन वैदिक अनुष्ठान करता था, जो मीमांसा दर्शन था वैदिक अनुष्ठान पर बल देता था। सांख्य दर्शन जो था, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण था, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान से संबंधित था। और वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से संबंधित था। तो इस हिसाब से पहले का चौथा हो जाएगा तार्किक चिंतन, और एकमात्र ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों यहां पर हमको ध्यान देना है, जो न्याय दर्शन था, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो गौतम ऋषि थे। और मीमांसा में दो चीजें आ जाती हैं, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के बाद रायण थे और पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उसका सांख्य दर्शन आ जाता है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि आ जाते हैं। इसी सांख्य दर्शन के अलार कालाम थे, जिनसे गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी, सांख्य दर्शन के ही थे वो। इसमें वेदांत दर्शन आ जाता है। वेदांत दर्शन से आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेट में एक क्वेश्चन पूछा था कि वेदों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं। हमने देखा था बहुत सारे टीचर्स लोगों ने इसका आंसर बताया था, बहुत सारी फेमस कोचिंग थी, उसका आंसर बताया था वेदांत दर्शन का अंतिम भाग वेदांग है। उसमें ऑप्शन भी था वेदांग और उपनिषद, परंतु वेदांत का अंतिम भाग जो है, वेद का अंतिम भाग क्या है, उपनिषद है। इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, वेदांत दर्शन आत्मज्ञान का प्रेरक है। अब उसके बाद आ जाता है वैशेषिक दर्शन। जैसे 6 भारत में कुल 9 दर्शन है, 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं। ठीक है, अब जैसे नास्तिक दर्शन में बौद्ध, जैन और चारवाक दर्शन आ जाता है। तो बौद्ध, जैन और चारवाक, ये मतलब नास्तिक भगवान को नहीं, वेदों को नहीं मानते थे। चारवाक दर्शन का मुख्य लाइन कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, और ये शरीर नष्ट होने के बाद दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये चारवाक दर्शन था, भौतिकवादी दर्शन था। ठीक है, ये अभी 6 दर्शन जो बताए हैं ये आस्तिक दर्शन थे। और एक योग दर्शन आता है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि थे। और वैशेषिक दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन कणाद मुनि थे। तो ये सारी चीजें हमको रिवाइज कर लेनी है एक बार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चचनामा बहुत सुना होगा आपने, 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी। चचनामा के अनुसार सिंधु देश की राजधानी क्या थी। तो सिंधु देश की राजधानी यहाँ पर अरोड़ थी, ये ध्यान देना है हम लोगों को। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहा गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। अब हमको बताना है कि क्या कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। कथन आर कथन ए का स्पष्टीकरण है कि नहीं है। तो हम ये देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो सही है, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ जो व्यापार करने के लिए टोकन मुद्रा, स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा नहीं जारी किया था, इसने पीतल का सिक्का जारी किया था। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए सही है और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमको ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। ये कथन किसका है, ये कबीर के गुरु रामानंद का कथन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया। ऑटोमन साम्राज्य वर्तमान में जहां पर तुर्की है उसको ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, मतलब पश्चिम एशिया। तो पश्चिम एशिया से कौन आया था, या मध्य एशिया से भारत में कौन आया था, मुगल आए थे। और मुगल में सबसे पहले कौन आया था, बाबर आया था। तो भारत में ऑटोमन पद्धति को किसने अपनाया, बाबर ने अपनाया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, ये सही हो जाएगा। बुलंद दरवाजा अकबर, ये भी सही हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा, आगरा में जो मोती मस्जिद है उसको ध्यान दीजिएगा शाहजहां ने बनवाया था, और जो दिल्ली में मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनवाया था। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकमात्र सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। अब जैसे दोस्तों कोहिनूर हीरा की हम बात कर लें तो कोहिनूर हीरा वर्तमान में उसकी जो कहानी है वो लगभग 800 साल पहले की कहानी है। मतलब काकतीय वंश का राज था गोलकुंडा में, वहां की खान से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। वहां की जो काकतीय वंश की जो देवी थी उनकी बाईं आंख में यह हीरा जड़ा हुआ था। उसके बाद काकतीय वंश पर खिलजी ने आक्रमण किया, अलाउद्दीन खिलजी के पास कोहिनूर हीरा गया। कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के पास, खिलजियों के पास रहा, फिर दिल्ली सल्तनत पर रहा। फिर जब भारत में मुगलों का शासन आया तो दिल्ली सल्तनत से खिलजी वंश से मुगलों के पास गया। अब मुगलों के पास जाने के बाद ये किसके पास गया,
नादिर शाह, जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद शाह का शासनकाल था। मोहम्मद शाह से कोहिनूर हीरा नादिर शाह के पास ईरान में चला गया। तो ईरान में जब नादिर शाह के पास गया, उसके बाद उसका पुत्र पौत्र अहमद शाह अब्दाली, फिर शाह सुजा, उसके बाद शाह सुजा के पास आता है। शाह सुजा जब ईरान का राजा रहता है तो उसको अपदस्थ कर दिया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। तो शाह सुजा क्या करता है कि महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगता है और महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा वो भेंट करता है। ठीक है, अब फिर कोहिनूर हीरा अब किसके पास आ गया? राजा रणजीत सिंह के पास। अब 1849 में जब पंजाब का युद्ध होता है, आंग्ल पंजाब युद्ध होता है, ठीक है, आंग्ल और सिख युद्ध होता है, तो रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है चूंकि उसके पहले ही, तो पंजाब या सिख हार जाती है अंग्रेजों से। अब वहां से अंग्रेजों के पास हीरा चला जाता है, कोहिनूर हीरा। ठीक है, तो ये रही कोहिनूर हीरा की कहानी। और वर्तमान में कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की जो सम्राट हैं, जो सामग्री है, उनके ताज की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये कोहिनूर हीरे की कहानी थी शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने किसे साहब आलम की उपाधि, साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी? तो किसे दी? बख्त खान को दी थी। ठीक, अब 1902 में लॉर्ड कर्जन ने किन 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग बनाया? हमको पता है कि 1902 में एक रेले कमीशन आया था, उसी ने विश्वविद्यालय आयोग की अनुशंसा की थी। और उसमें जो 2 भारतीय सम्मिलित थे वो सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला। 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट आया था, इसी को ब्रह्म विवाह भी कहा जाता है, ब्रह्म विवाह अधिनियम कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने निभाई थी। ये ध्यान देना है। इसी में जो है लड़कियों की उम्र 14 वर्ष न्यूनतम और लड़कों की उम्र 18 वर्ष न्यूनतम कर दी गई थी। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 1904 से लगातार स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? तो किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, सॉरी, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, ये ध्यान देना। चूंकि 1904 फिर 1905 में स्वदेशी, फिर 1906 में स्वराज शब्द की बात की जाने लगी थी, बंगाल विभाजन के विरोध में की जाने लगी थी। ठीक है, अब देखिए एनी बेसेंट संबंधित हैं खिलाफत आंदोलन से, गृह शासन से, असहयोग से, चंपारण से। तो गृह शासन हिंदी में लिख उठा है होम रूल लीग, है कि नहीं? होम रूल लीग के बारे में हमने सेशंस में पढ़े हैं पिछले पॉलिटी, जब पेट का एग्जाम था तो हमने एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्लास ली थी, उसमें हमने पूछा था, उसमें हमने बताया भी था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 को ही एनी बेसेंट ने होम रूल लीग के समापन की घोषणा की थी। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को ही। और इन्होंने होम रूल लीग कहां चलाया था? मद्रास में चलाया था एनी बेसेंट ने। ठीक, ये ध्यान देना है। 1937 ईस्वी के चुनाव में यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? तो यूपी से संबंधित क्वेश्चन आ ही सकते हैं, तो रफी अहमद किदवई थे। अगला क्वेश्चन। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 1940 से 1942 तक कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन में कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? तो उदारवादी दल का कौन था? सर जॉन साइमन ही था। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखिए अगला आ जाता है, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? किन ने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने, सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने। ये 3 लोगों ने भाग लिया था। 1 2 3। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, एकमात्र कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने भाग लिया था। और ये जो सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय थे, ये अपने अनुसार गए थे, अपने मन से गए थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से नहीं गए थे। कांग्रेस ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी के प्रतिनिधित्व में भाग लिया था। अब अगला देख लेते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम में की थी? ये भी हम लोग पॉलिटी की क्लास में पढ़ चुके हैं। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना 1935 के अधिनियम से की गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन और प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था 1919 के अधिनियम से शुरू हुई थी। यह ध्यान देना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने का, तो 22 जनवरी 1947 को। इसी 22 जनवरी 1947 को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जो
के द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी उसमें प्रस्तुत किया गया था, इसको जो है 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। ठीक है, ये हम लोग पहले के सेशंस में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग पहले का सेशंस नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा, मस्ट वॉच वीडियो है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें रिवीजन कैसे किया जाता है ये भी बताएं, साथ साथ रिवीजन कराए हैं, एमसीक्यूज और वन लाइनर भी कराए हैं, पीवाईक्यूज भी उसमें शामिल है, जो आपके आरओ, आईएआरओ, पीसीएस के एग्जाम में कोई भी एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्वेश्चन उससे बाहर जा ही नहीं सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, संविधान के विदेशी स्रोत से, बहुत है। अब देखिए, मौलिक अधिकार हमारा लिया गया अमेरिका संविधान से, नीति निदेशक तत्व तो आयरिश संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार चूंकि संसदीय व्यवस्था है तो ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध चूंकि संघात्मक व्यवस्था है तो कनाडा के संविधान से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 4 4 सब सही है। नीति निदेशक तत्व तो 3 सही है, तो ए और डी में कोई सही हो सकता है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश में तो तीसरे का 1, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये ध्यान देना है। इस सेशन के बाद मतलब इसके नीचे हमने आंसर भी इसके प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो आंसर भी इसके प्रोवाइड करा देंगे आपको, इसको आप बेहतर तरीके से देख लीजिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी हम इसका एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, नीचे पीडीएफ में एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है, तो इसके लिए अनुच्छेद 57 है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला देखिए, संवैधानिक संशोधन, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पूरे पढ़ चुके हैं हम लोग। जब हमने पेट ओरिएंटेड क्लास ली थी या एग्जाम ओरिएंटेड क्लास ली थी तो उसमें हमने ये अनुच्छेद कराए थे, और उसमें हमने 2 अनुच्छेद छोड़े थे, अनुच्छेद 358 359 हमसे छूटे थे, लेकिन उसकी अगली क्लास में हमको पता था 358 359 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने अगली क्लास में, दूसरी क्लास थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आंदोलन की क्लास थी, उसमें हमने शुरुआत में 2 लाइन में बताया था अनुच्छेद 359 पीडीएफ में बाकायदा मेंशन है, और पेट के एग्जाम में 359 अनुच्छेद के बारे में पूछा था, आप लोग दिए होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा। तो हमारा सेशन फर्जी सेशन नहीं है, पहले ही बोल दिए सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, तो भरोसा कर सकते हैं आप, फुल्ली ओरिएंटेड बैच है, फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ये। तो अब इसमें देखते हैं, संविधान संशोधन एकमात्र अनुच्छेद 368, ठीक, तो इसका पहले का 4 हो जाएगा, तो कहीं देखने नहीं है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं। वित्त आयोग 280, वित्तीय आपात 360, अखिल भारतीय सेवाएं 312। अब आप लोगों से हमने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कि वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है, आप लोगों ने उसमें रुचि नहीं दिखाई, आप लोगों ने उसमें आंसर नहीं दिया, तो हम ही बता देते हैं। आप लोग चूंकि कमेंट सेक्शन में बताया करिए, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान लिया गया है जर्मनी के संविधान से, परंतु वित्तीय आपात लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार किन में प्रदान किया गया, तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि प्रस्तावों में किसका संबंध संघीय बजट से है, बजट से किसका है, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव का संबंध बजट से है। अब अगला देख लेते हैं, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, महान्यायवादी होता है, उसी को महान्यायवादी को क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से है, तो मौलिक कर्तव्यों से कौन सा संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 से है। अब अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक में अनुच्छेद 110 आ जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है, सही उत्तर है तो चयन करें, आप कूट को चयन करें। अब जैसे भारत विश्व का 6ठा बड़ा देश है, 6ठा नहीं है 7वां बड़ा देश है, ठीक, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है, ये स्टेटमेंट सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, नहीं, समूचा भारत उष्ण कटिबंध में नहीं स्थित है, कर्क रेखा जो है वहां तक जो है भारत उष्ण कटिबंध में है, परंतु उसके बाद उपोष्ण कटिबंध में है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो दूसरा और चौथा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है, कितना है, 4096 4096 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें करना है कौन सा सुमेलित नहीं है, चांगला लद्दाख में है, रोहतांग शिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, सेला उत्तराखंड में नहीं है, सेला भी अरुणाचल प्रदेश में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही गलत पूछा। ये सेला कहाँ है, उत्तराखंड में
नहीं है। सेला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और उत्तराखंड में क्या है? माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, उत्तराखंड के ये दर्रे हैं। अब अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन। जारवा, जारवा, ओंग, अंडमान निकोबारी, सेंटलीज, ये सब कहाँ की हैं? अंडमान और निकोबार की जनजातियां हैं। कुकी, कुकी नागा मैटी, अभी देखिए अभी विवाद हुआ था मणिपुर में, है कि नहीं? तो कुकी और मैतियों के बीच विवाद हुआ था। तो कुकी कहाँ की है? मणिपुर की। ये करंट में मुद्दा रहा है, पूछा भी जा सकता क्वेश्चन। चाहे कोई भी एग्जाम हो, करंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन के लेवल का डिफरेंस होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। थारू भूटिया जौनसारी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक, यहां से है। गोंड, मध्य प्रदेश से। गोंड जनजाति रानी दुर्गावती अभी चर्चा में थी, है कि नहीं? प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में जो है उद्घाटन किए थे। तो ये सब चीजें चर्चा में थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अब इसका क्वेश्चन क्या हो जाता है? जारवा, अंडमान निकोबार, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं 35वां। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? जाहिर सी बात है कावेरी नदी पर है। भारत में निम्न मिट्टियों में से बेसाल्ट लावा का अपक्षय के कारण निर्मित हुई। तो बेसाल्ट लावा के कारण काली मिट्टी निर्मित हुई। अच्छा, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। भारत में कोई स्पष्ट रूप से ज्वालामुखी तो है नहीं, है कि नहीं? तो गुजरात, महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी काली मिट्टी कैसे हुई, कैसे आई? तो ये कहानी कहते हैं, तो बात है कब की? डायनासोर के काल की। कहने का मतलब जब जुरैसिक काल था, जुरैसिक काल में डायनासोर के अंत आके जो है पैंजिया का विखंडन हुआ। जब पैंजिया का विखंडन हुआ जुरैसिक काल में, तो जुरैसिक काल में ही जो गोंडवाना लैंड था वो उत्तर की तरफ विस्थापित हुआ। और जब विषुवत रेखा की तरफ गोंडवाना लैंड विस्थापित हुआ, तो अफ्रीका में, अफ्रीका के बगल में एक रीयूनियन द्वीप है। उसी रीयूनियन द्वीप के नीचे जो था ज्वालामुखी था। उसी ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, भारत की प्लेट जो गोंडवाना प्लेट थी उसके ऊपर से ऐसे तैर रही थी। इसलिए भारत के जो दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार है वहां पर काली मिट्टी आई है। तो इसके पीछे की ये कहानी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में है भारत में? तो भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र कौन सा है? सदाबहार वन नहीं है, क्योंकि सदाबहार वन के लिए 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए, ठीक है। और भारत में ऐसे बहुत सारी जगहें नहीं है, सारी जगह नहीं है जहां पर हर समय 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, या पूरे साल 250 सेंटीमीटर से वर्षा ज्यादा प्राप्त होती है। ऐसी जगह नहीं है, ऐसी जगह बहुत कम है। इसीलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भारत में पाया जाता है। इसलिए सी ऑप्शन सही है, सबसे ज्यादा आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। ये देखिएगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो तारापुर में हुई। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में। काकरापारा गुजरात में। नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नरौरा बुलंद शहर में उत्तर प्रदेश पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व किस लिए? तो कोरबा बाल्को एल्यूमिनियम के लिए है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कोरबा बाल्को के लिए है, एल्यूमिनियम। अब अगला देखते हैं, कथन एक कौन सा सही है? तो भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कौन सा सही विकल्प चुनना है आपको? तो भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क परिस्थिति प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, भारत में 15 जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है, इसको बदल दिया है। और कितने कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश हैं? 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश हैं। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। और देखिए, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय से ज्यादा है। पश्चिमी हिमालय का ही हिस्सा है ये शीत शुष्क पारिस्थितिकी क्षेत्र, तो ये कैसे ज्यादा हो जाएगा? तो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र ज्यादा होगा। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन, सभी स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक। अब अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र गुजरात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। भारत में लौह अयस्क मुख्यतः किस क्रम की शैलों पे पाया जाता है? लौह, धातु, धा से धातु, धा से धात्विक, धा से धारवाड़, है कि नहीं? धारवाड़ खनिज में बहुत कंफ्यूजन होता है। धातु किस में पाया जाता है? हम लोग रखते हैं कडप्पा में है कि आर्कियन में है कि धारवाड़ में है किसमें? धा से धातु, धा से धारवाड़। कोई भी धातु, सर्वाधिक धातु कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ में। तो लौह अयस्क धारवाड़ में हो जाएगा, ठीक। धात्विक से धात से रिलेट कर लीजिएगा, ट्रिक बन जाएगा, याद हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के समय सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प निकलती है, ये ध्यान दीजिएगा। पर्वतों का सागर किसे कहते हैं? इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश कोलंबिया को कहते हैं पर्वतों का सागर, ठीक है। अब देखते हैं सागरों का पश्चिम से पूर्वी क्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काला सागर पश्चिम से पूर्वी, काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन, ये नहीं होगा। तो सबसे उधर भूमध्य सागर होगा,
फिर काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, अजरबैजान, ईरान बनाता है, कजाकिस्तान बनाता है, इराक नहीं बनाता है। अब देखिए इसमें आप लोग याद कर लीजिएगा, एक ट्रिक है, रितिका या ऋतिक, आर से रूस हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, टी से तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा और के से कजाकिस्तान हो जाएगा और यहां ए हो जाएगा। ठीक, ऋतिका, ए से अजरबैजान हो जाएगा। ठीक है, तो लड़कियां लोग ऋतिक याद कर लें, लड़के लोग ऋतिका याद कर लें, है कि नहीं, ये याद कर सकते हैं। तो यहां से आपका ट्रिक एक बन सकता है। तो कैस्पियन सागर के चारों तरफ देश कौन सा है, हमको तो ऊपर से क्रम से याद है, हमने आपके लिए ये ट्रिक बनाया है। कजाकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद ईरान, फिर अजरबैजान, फिर रूस ऊपर। ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज ले चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लें आप। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब आप लोग ऋतिका से ही याद कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा बोर्नियो द्वीप है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करना है। ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि, तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच में, तो पहले का तीसरा हो जाएगा, मतलब बी और सी में कोई सही हो सकता है। मलक्का जल संधि, देखिए मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच में है, तो पहले का 3 दूसरे का 1 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेरिंग जल संधि कहाँ है, एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य है कि नहीं, और हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है, तो ये देखिएगा सबसे ज्यादा ये कहाँ पाई जाती है, कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल में जाते कौन कौन सी परतें मिलती है, तो जाहिर सी बात सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, श्रव्य तरंगों का प्रवर्तन, तो किस पर कार्य करता है ये, श्रव्य तरंगों पर, अपश्रव्य और पराश्रव्य पर, तो ये पराश्रव्य तरंगों पर कार्य करता है। जो समुद्र में डूबी हुई वस्तुएं होती हैं उनकी खोज के लिए यह सोनार कार्य करता है। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज ऐसे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को खा जाते हैं, तो ऐसे जीवाणु जो मानव शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं उनको विषाणु उनको खा जाते हैं या उनको संक्रमित करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु बैक्टीरियोफेज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम नहीं पाया जाता, विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसमें देखते हैं लाइकेन, शैवाल, जीवाणु सभी में पाया जाता है, तो इसका उपरोक्त डी, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। ठीक है, विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाया जाता, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, तो पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। अच्छा, एलेक्जेंडर ने किसकी, इसका आंसर बी हो जाएगा, एलेक्जेंडर ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी, एंटीबायोटिक, और रॉबर्ट कोच ने हैजा और टीबी की खोज की थी। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज की थी। ये सारी चीजें हो गई। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, तो जाहिर सी बात है हर्ट्ज में मापा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, तो भौतिक राशियां 7 भौतिक राशियां होती हैं, तो इसमें विद्युत धारा हो जाएगी 7 भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं। ठीक है, इन्हीं से सारी राशियां उत्पन्न होती हैं। अब 1 माइक्रोन बराबर है, देखिए 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर के, और 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर के। तो जब -6 है और +3 है, तो जब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं तो -6 + 3 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, और -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब 10 की पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, तो 1/10 की पावर 3 मिलीमीटर, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, जड़ता का नियम है। जब तक किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाता है तब तक यदि वह वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी। ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करता है, तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण पर कार्य करता है। हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं अपकेंद्रण या अभिकेंद्रण है, लेकिन अपकेंद्रण पर कार्य करता है। जब कपड़ा ऐसे ऐसे घूमता है तो हम लोग सोचते हैं नहीं अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, नहीं, लेकिन अपकेंद्रीय बल लगता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, निम्न विकिरण प्रकारों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। अब यहां से हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा ये देखते हैं, लेकिन हम लोगों को यह अमूमन पता होगा कि जो ऑपरेशन वगैरह होता है उसमें एक्स किरणों का यूज किया जाता है।
अच्छा, एक्स किरणों का, गामा किरणों का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं उसको मार देती हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। जिस किसी तरंग की ऊर्जा ज्यादा होगी या उसकी आवृत्ति ज्यादा होगी और उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, क्योंकि तरंगदैर्घ्य मतलब दूरी, तो जब दूरी ज्यादा होगी तो आवृत्ति तो कम हो जाएगी ना। जब दूरी कम होगी मतलब तरंगदैर्घ्य कम होगी तो दूरी, तो उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, और जब आवृत्ति बढ़ेगी तो जब उसकी आवृत्ति बढ़ेगी तो उसकी ऊर्जा भी अधिक होगी, और जब ऊर्जा अधिक होगी तो उसको मेडिकल फील्ड में उसका यूज किया जाएगा। इसलिए कैंसर को मारने के लिए एक्स किरणों का यूज किया जाता है, गामा किरणों का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि कोशिकाओं को भेद देती हैं। समझ आई बात? तो इसमें सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होती है? एक्स किरण में। बाकी क्वेश्चंस इसके आगे मिलते रहेंगे, तो तरंगदैर्घ्य वाला भी हम एक बार समझा देंगे, किसका ज्यादा तरंगदैर्घ्य। और वैसे जैसे सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? दीर्घ रेडियो तरंग का, उसके बाद सूक्ष्म रेडियो तरंग, फिर अवरक्त किरणें आती हैं, फिर दृश्य किरणें आती हैं, है कि नहीं, फिर पराबैंगनी किरणें आती हैं, फिर एक्स किरण, फिर गामा किरण। ये घटते तरंगदैर्घ्य में है कि नहीं, और बढ़ती आवृत्ति में है या बढ़ती ऊर्जा में है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसी दृश्य विकिरण में जो विब्योर आ जाता है कि नहीं, इसी दृश्य विकिरण में। अब देखिए अगले पढ़ते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं कि जो ही मतलब हाइड्रोजन पहला परमाणु क्रमांक है तो सबसे हल्का है, लेकिन फिर भी हीलियम का यूज क्यों किया जाता है, इसका ये मतलब है। अब देखिए हीलियम क्या होता है ना, हीलियम, अब इसमें देख लें, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या कारण है कि हीलियम क्या होता है? अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, इसलिए ये वायु के साथ क्रिया नहीं करता। अगर उसमें हाइड्रोजन भर देंगे, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है तो वायु के साथ क्रिया करके जल सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन नहीं भरा जाता है, हीलियम भरा जाता है। और हमको पता है सूर्य में जो ऊर्जा का कारण है वो क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के जब 4 परमाणु मिलते हैं, 4 अणु मिलते हैं, तो जाके एक हीलियम अणु बनाता है, तो प्लाज्मा अवस्था निर्मित करता है कि नहीं। तो यहां से हम लोग इसका आंसर डी मारेंगे। अगला है, रासायनिक उद्योग में तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड माना जाता है, H2SO4। अगला देखिए, किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? TNG, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अगला देख लेते हैं, वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए CNG में मुख्यतः उपस्थित होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो इसमें मीथेन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला देखिए, कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक यूरिया है भैया, सुपरफास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो सोडियम सल्फेट नहीं है। पर्यावरण किसका बना है? पर्यावरण में जीवित घटक भी है, अजैविक घटक भी है, तो जीवित घटक है, अजैविक घटक भी है, भू आकृतिक घटक भी है, तो सभी है इसमें, ठीक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन के संबंध में। धारणीय विकास मतलब सतत विकास। सतत विकास क्या है? सतत विकास ये है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का इतना उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संसाधन सुरक्षित रह सके, ये सतत विकास की अवधारणा है। अब आगे देखते हैं, और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जैसे 2015 में जो है SDG आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 लक्ष्य थे, उसको हासिल करने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा गया। इसके पहले 2000 से 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था, ठीक है, लेकिन उसके बाद SDG आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें 17 लक्ष्य पूरा करना है, ठीक है, 2030 तक, ये ध्यान दीजिएगा। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सी क्रियाएं पृथ्वी में कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? कौन सी? प्रकाश संश्लेषण जोड़ती है? नहीं जोड़ती। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ती है, तो एक नहीं होगा, एक इसमें नहीं होगा, एक इसमें नहीं होगा, एक इसमें है, एक इसमें, ये नहीं होगा। अच्छा, श्वसन में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ते हैं, जाहिर सी बात हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो श्वसन है इसका आंसर, श्वसन हो जाएगा। जब अपक्षय द्वारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा रिलीज होता है, तो 2 3 4 सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत भाई नाइट्रोजन का 78%, तो पता ही होगा। पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? रियो में, जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, एजेंडा 21 भी कहा जाता है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए एजेंडा 21 लाया गया था। 21 एजेंडा था, मतलब 21वीं शताब्दी को ठीक सुरक्षित रखने के लिए, यहां से ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च
इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ये देख लेंगे। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापित कब किया गया था? 2010 में स्थापित किया गया था, ये देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब देखिए, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो शुद्ध, तो पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण सब्सटेंस होते हैं उनके लिए ये किया जाता है। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या है? भूमंडलीय हेक्टेयर है, भूमंडलीय हेक्टेयर होता है। पारिस्थितिकी पदछाप क्या होता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों को कितना यूज कर रहे हैं, मतलब एक साल में प्राकृतिक पर्यावरण कितना अपने आप को विकसित करता है और हम एक साल में कितना पर्यावरण संसाधन को यूज करते हैं, इनके अनुपात को पारिस्थितिकी पदछाप कहा जाता है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, परत के ह्रास में कौन सी गैस उत्तरदायी, मतलब कौन सी परत? ओजोन परत। ओजोन परत में तो कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला देखिए, कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है मिजोरम में। अभी 2021 की जनगणना हुई थी मिजोरम। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ है भैया? उड़ीसा में है, तो पहले का 3 हो जाएगा, तो ये दोनों खत्म। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, तो 2, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नोकरेक मेघालय में है कि नहीं? ये सही होगा। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान दे दीजिएगा आप लोग। अब अगला आ जाता है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रमानुसार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले जिम कार्बेट की स्थापना हुई थी, तो 2 से कहीं शुरुआत हो रही है, तो 2 से एकमात्र शुरुआत हो रही है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क, फिर काजीरंगा, फिर साइलेंट वैली। तो सबसे पहले जिम कार्बेट नेशनल पार्क से ही आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में गांव का सांस्कृतिक मानचित्र करने के लिए सरकार इनमें से किस पहल की शुरुआत की है? तो किस पहल की शुरुआत की है? मेरा गांव मेरी धरोहर सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए। कौन सा? मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1948। उसके बाद दूसरी 1956 में आई थी, फिर एक आर्थिक सुधार आया था 1991 में, ठीक, ये देख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोल्डन क्रांति। देखिए, गोल्डन क्रांति बागवानी से संबंधित है, तो पहले का दूसरा कहीं है, ये हो जाएगा, बी और डी में कोई होगा। ग्रे क्रांति, अच्छा, पीली क्रांति किससे है? तिलहन से, तो सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी में कहीं 1 है, तो ये, तो यहीं से देख लेते हैं, डी ऑप्शन सही है। तो ग्रे क्रांति किसका था? ग्रे क्रांति उर्वरक का है और काली क्रांति पेट्रोलियम का है, ये ध्यान दे लेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, बाघ दिवस 2023, बाघ दिवस 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है, के अवसर पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट के अनुसार किस 3 राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक थी? तो सबसे ज्यादा बाघ कहाँ है? मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में है, फिर उत्तराखंड में, ये ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, बी, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे हम यहाँ पर जैसे जल्दबाजी कर दी, आपको एग्जाम हॉल में जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इत्मीनान से आंसर करेगा, हम तो यहाँ पर बता रहे हैं जल्दी जल्दी, इसलिए गड़बड़ी हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन सम्मेलन IECC राष्ट्र को समर्पित किया था। इस केंद्र का नाम क्या था? तो इस केंद्र का नाम क्या था? भारत मंडपम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जरूरी है। अब देखिए, किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है? कि आर्थिक वृद्धि दर धीमी है, ये सूचित करता है, या राष्ट्रीय आय का कम होना ये सूचित करता है? तो कौन सा है? केवल एक है, मतलब आर्थिक वृद्धि दर धीमी है हमारी, इसीलिए हमारे जितना कर इकट्ठा हो रहा है उसका GDP से अनुपात कम है। मतलब हमारी जितनी GDP है और कर का रेशियो कितना है? कम है। मतलब हम अपने कर से जितना सरकार को कर मिल रहा है उतना ज्यादा संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, GDP उतना ज्यादा उत्पादन नहीं किया जा रहा है, ठीक है, ये देखिए। अब अगला देख लेते हैं, MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है भैया? हरित क्रांति से। सबको पता है, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी इनकी मृत्यु हुई है। LK झा बैंकों पर नियंत्रण है, ये हो जाएगा। वर्गीस कुरियन दूध उत्पादन में है और मोरारजी देसाई प्रशासनिक सुधार में है, ठीक है। तो चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का चौथा ऑप्शन हो जाएगा, कहीं दिया ही नहीं है, तो हम लोग इसका देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन का तीसरा हो जाएगा, LK झा का दूसरा हो जाएगा, वर्गीस कुरियन का, LK झा का पहला हो जाएगा, वर्गीस कुरियन का दूसरा हो जाएगा, मोरारजी देसाई का चौथा हो जाएगा। 3 1 2 4 देखते हैं, कहीं 3 1 2 4 कहीं नहीं है, ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका
सही होगा। 3 1 2 4 इसमें देखिएगा, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक, ये देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देश भर में मेरी माटी मेरा देश 9 अगस्त से 15 अगस्त 2023 के दौरान आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत साबरमती के संत तूने कर दिया काम। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 में। और 12 मार्च 1930 में जो है गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी, है कि नहीं? 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च साबरमती से शुरू किए थे और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे थे। तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया गया, मेरा माटी मेरा देश साबरमती से। ठीक, गांधी जी से लिंक करेंगे तो आ जाएगा। जब भी ऑप्शन में आएगा तो साबरमती जरूर देखिएगा। अब अगला देखिए, भारत में थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? आंकड़े इसके तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। हम लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए थोक मूल्य क्या होता है? थोक में ज्यादातर लोग व्यापारी खरीदते हैं, है कि नहीं? जब थोक में व्यापारी खरीदेंगे तो उनकी आंकड़ों की गणना भी तो कोई वाणिज्य मंत्रालय ही करेगा, है कि नहीं? वाणिज्य मंत्रालय करेगा उसका, यहां से ध्यान दे लेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सहायता से 1982 में हुई। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं विकल्प। अगला क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? 1975, चौथे वाले की सबसे पहले हुई। और सबसे बाद में किसकी हुई? सबसे बाद में किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में, तीसरे की। तो सबसे बाद में तीसरे की हुई, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में सम्मिलित है। अब अगला, समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 7.33% है पूरे भारत के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ये 7.33% है किसका? पूरे भारत का, अर्थात 32,87,263 किलोमीटर का। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में 2023 और 24 के बजट का आकार क्या था? तो इसके बजट का आकार था 6 लाख। ये आ जाए 6 जो 15 है ये 2022-23 का था। जो 2023-24 का था ये 6,90,242 करोड़ रुपए का बजट का आकार उत्तर प्रदेश का। अब अगला, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी शहर नहीं रहा है? तो आगरा 1836 में भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। और लखनऊ फिर कब बना? 1921 में, मतलब संयुक्त प्रांत। तो फिर 1936 में इसकी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद प्रयागराज भी रहा है राजधानी, फैजाबाद नहीं रहा है। तो फैजाबाद ही पूछ रहा है इसका आंसर। ठीक, अब जैसे प्रयागराज 1858 में थी, क्रांति के बाद प्रयागराज को राजधानी उत्तर प्रदेश की बना दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जिला एनसीआर में सम्मिलित नहीं है? तो एनसीआर में सहारनपुर सम्मिलित नहीं है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश से 8 जिले आते हैं। ठीक है, एनसीआर में उत्तर प्रदेश से 8 जिले आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कौन कौन से जिले आते हैं? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली, ठीक, और मुजफ्फरनगर एक है। ठीक है, ये 8 राज्य आप लोग लिख लीजिएगा कहीं। अब देखिए, भौरट बांध परियोजना किस जिले में है? तो ये ललितपुर में है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय पशु चिकित्सा कहाँ है? इज्जतनगर बरेली में है कि नहीं? यहाँ है। अब देखिए अगला देख लेते हैं, मिलान करना है। रेणुकूट, रेणुकूट कहाँ है? सोनभद्र में, और सोनभद्र में एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। ठीक, तो ये इसका हो जाएगा। ठीक है, अभी हम एल्यूमिनियम के लिए पढ़े थे कहाँ? छत्तीसगढ़ का कोरबा, बाल्को एल्यूमिनियम से संबंधित है। रेणुकूट भी एल्यूमिनियम से संबंधित, तो पहले का 4 हो जाएगा। ठीक, मेरठ, आप लोगों को पता होगा मेरठ खेल के सामान के लिए है। इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो, बल्ले वहां पर बनते हैं। तो बी दूसरे का 1 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही है। बाराबंकी में पॉली फाइबर होता है, और अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है ही, ये पता होगा आप लोगों को। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देख लो, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक, ये हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिहंद घाटी परियोजना सोनभद्र में है। ठीक, चंद्रप्रभा चंदौली में है। ठीक, चंद्रप्रभा चंदौली में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार ये आगरा में है। ठीक है, सूर सरोवर पक्षी विहार क्या है? एक आर्द्र भूमि साइट है। ठीक है, तो आगरा में है ये। उत्तर प्रदेश राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 22.27% और ग्रामीण जनसंख्या क्या? 77.73% हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितना है? तो महिला साक्षरता दर 57 है। ये ध्यान दीजिए, महिला की 57 है, पुरुष की 77 है, 77, और उत्तर प्रदेश की बीच की 67 आ जाएगी। है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है याद करना, है कि नहीं? यहाँ पे वो मैथ का क्वेश्चन लग गया। ठीक है, 57 है। अब देखिए, ब्रज का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो ब्रज का चरकुला है, ये ध्यान दे लेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई? आलमगीर। आलमगीर कहाँ है? मेरठ। ये कहाँ है? हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, 2021 में गांधी शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया था। ये सही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किस देश का पुरस्कार है? फ्रांस का है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना? ये तो मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है। ठीक, अभी पेट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, आगे भी आएगा। नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस किस स्मृति में मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला 18 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, किसमें? लोकतंत्र के संघर्ष के लिए। केवल 2 ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। G20 संबंधित श्रम 20 की शिखर बैठक कहां हुई थी? बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। 21 जून 2030 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इस दिवस का राष्ट्रीय कार्यक्रम जबलपुर में, ये सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत है, द्रौपदी मुर्मू इसकी मुख्य अतिथि थी। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम सही, तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने खुले समुद्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए पहली संधि को अपनाया। यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जैव विविधता की रक्षा करना, कार्बन उत्सर्जन को रोकना, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, चतुर्थ राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब देखिए, पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी, सर्वाधिक पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं? राफेल नडाल को पीछे छोड़ा है किसने? नोवाक जोकोविच ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रैंड ऑर्डर चेन ऑफ द येलो स्टार दिया? किसने दिया? सूरीनाम ने दिया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक, फसाई द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल पहला स्थान, सही बात है। यूटी श्रेणी में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, गोवा ने छोटे राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया। तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी ऑप्शन इसका सही है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, उड़ीसा में किस जिले में रेल दुर्घटना हुई? तो बालासोर में। बालेश्वर को ही बालासोर कहा जाता है। ठीक है, तो बालासोर में हुई। अब मतलब दोनों एक ही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, भारत ने नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 मई को किया गया था, 28 मई 2023 को। ठीक, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में कौन सा कथन सत्य है? ये देखना है। यह SCA 21वां शिखर सम्मेलन था जिसकी मेजबानी भारत ने की। गलत है, यह 23वां शिखर सम्मेलन था। ठीक, अब इस सम्मेलन में भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया था। सही है। SCO राष्ट्राध्यक्षों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का अनुमोदन किया। ये भी सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको लगता है रीजनिंग के क्वेश्चन और जो इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रीजनिंग के क्वेश्चन कराने हैं कि नहीं कराने हैं। कराने होंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम करा देंगे। ठीक है, अब इसका रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप लोग करिएगा, और इसका चूंकि हम आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे इसका। ठीक है, PDF में, इसी के जस्ट नीचे PDF है, तो उसका प्रोवाइड करा देंगे ऑप्शन। ठीक है,
तो 121 का देख लीजिएगा, 22, 23, 24, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 31, 32, ये सब आप लोग देखिएगा। 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन हमें सॉल्व कराने हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम सॉल्व करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये, प्रैक्टिस सेट हम रोज लाएंगे। अब हिंदी का हम अपडेट कर देंगे, हिंदी का भी एक दिन में हम आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, मतलब एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे पूरा, उसमें जीएस भी होगा, रीजनिंग भी होगा, और उसमें हिंदी का अलग से एक हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूरी तैयारी करिएगा, साथ में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड फुल्ली मिलेगा, भरोसा कर सकते हैं आप। कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें जीएस पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें हिंदी पूछी जाती है, क्वेश्चन हमारे क्लासेस से एक्स्ट्रा आएगा ही नहीं। पेट में हमने 2 से 3 सिर्फ तीन क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड ली थी, उसमें से 28 से 30 क्वेश्चन फंसे थे, जिसमें जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे, अगर चैप्टर से आए थे तो हमारे चैप्टर से उसमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसी के साथ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें और आरओ, पीसीएस और तमाम तरीके की वैकेंसी की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ जो है सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।